हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति या फिर आप कह लो ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में इसे ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो होता क्या है इसमें, क्यों हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें किन चीज़ों के बारे में बताया जाता है और चीज़ें कहाँ से आई हैं, वो सारी चीज़ें आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो त्रिकोणमिति मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है। अगर इसको आसान भाषा में अगर इसकी बात करें तो त्रिभुज की भुजाओं का मापन, सिंपली आप क्या कह सकते हो, त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन हम कहाँ देखते हैं, त्रिकोणमिति में देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। त्रिकोणमिति में बेसिकली क्या होता है कि त्रिभुज, यहाँ पे अब एक चीज़ आ गई, आप टर्म देख सकते हो, त्रिभुज, उसकी भुजाएं और उनका मापन। ये तीन चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। क्या आ रही है, त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज की भुजा आ रही है और मापन आ रहा है। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन तीन पॉइंट्स को समझना होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इन तीन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें हैं। तो त्रिभुज मतलब, त्रिभुज नाम से पता चल रहा है जिसकी तीन भुजाएं हैं, तीन भुजा, ठीक है। तीन भुजा से बनी हुई कोई आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। वो भी आकृति कैसी होती है, अभी हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आपको पता होगा ट्रायंगल कैसा बनता है, लेकिन फिर भी हम चीज़ें देखेंगे। उसकी भुजाएं, भुजाओं को हम, आप इंग्लिश में देखो तो इसको बोलते हैं आर्म्स, ठीक है, इनकी भुजाएं, या फिर इसको इंग्लिश में बोल देंगे आर्म्स। उनका मापन मतलब उनका मेजर, या आप कह सकते हो उनका मेजरमेंट क्या होता है। त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं। तीन भुजाएं ऐसी भुजाएं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि मान लेते हैं अगर एक भुजा कुछ ऐसे है, ठीक है, तो इसका जो एंड पॉइंट होगा वो दूसरी भुजा का फर्स्ट पॉइंट होगा। इसका एक एंड पॉइंट होगा, वो फर्स्ट वाली जो आर्म होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो इस तरीके से भुजाएं क्या होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं। स्ट्रेट लाइन तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि पहली भुजा का ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट जो होगा वो दूसरी भुजा के फर्स्ट पॉइंट से जुड़ेगा, तीसरी भुजा जो होगी वो दूसरी भुजा के लास्ट पॉइंट से जुड़ेगी और थर्ड भुजा के पहले पॉइंट से जुड़ेगी। तो ये क्या है, त्रिभुज हो गई। भुजाएं क्या होती हैं, अब ये जैसे कि हमने देख लिया कि ये अगर त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं मतलब एक भुजा ये हो गई, मान लेते हैं ये आर्म वन, दूसरी भुजा क्या हो गई, ये हो गई, और ये कौन सी हो गई, तीसरी भुजा हो गई। नाम हम दे देते हैं, त्रिभुज है कोई भी, तो इनके कॉर्नर्स जो होते हैं, ये जो है इनके कॉर्नर्स हैं। ये जो हैं जहाँ पे दो पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स नहीं, जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जॉइंट बोलते हैं। और उन जॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, ABCD EF GH PQR, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो वो क्वेश्चन में कुछ भी दिया होगा, ठीक। तो ये जो पॉइंट्स होंगे इनको हमने नाम दे दिया। तो ये जो लाइन होगी, एक भुजा होगी, दूसरी भुजा होगी, तीसरी भुजा होगी, इस तरीके से ये क्या हो गई, इनकी भुजाएं हो गई। अब मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट मतलब उनका मापन। मापन मतलब कि इस भुजा की लंबाई क्या हुई, इस भुजा की लंबाई क्या हुई, इसकी क्या हुई, इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, पहले और दूसरे के बीच एंगल क्या बन रहा है, दूसरे और तीसरे के बीच में क्या एंगल बन रहा है, पहले और तीसरे के बीच में क्या एंगल बन रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मापन में आ गई। अब त्रिकोणमिति में हमने अभी ये देखा है कि ये इस तरीके का त्रिभुज होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में हम बेसिकली क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सारी चीज़ें की गई हैं वो समकोण त्रिभुज को लेके की गई है। अब समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं तो होंगी ही होंगी, तीन स्ट्रेट लाइंस तो होंगी ही होंगी, लेकिन समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज को मैं ऐसे नॉर्मली डिनोट करूंगी, पूरा नहीं लिखूंगी, आप इसको समझ जाना। समकोण त्रिभुज मतलब जो एक एंगल होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं आप, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि जो दो भुजाएं होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर मतलब होता है एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बना रही होंगी। तो ये जो होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे हम क्या करते हैं, इस तरीके से दिखा देते हैं। कहीं पे भी अगर मान लेते हैं कहीं पे भी ऐसे है तो आपको वहां 90 लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान देना। अगर ये चीज लग गई ऐसे,
ठीक है। ये अगर ऐसे स्क्वायर के शेप का कुछ अगर आपको बना हुआ दिख गया, इसका मतलब वो क्या है, 90 डिग्री है। वहां पे 90 अंश लिखना जरूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे एंगल बनता है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये कोई ना कोई अलग एंगल होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा, 90 के अलावा ये कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक, तो अब जो है मान लेते हैं इसका नाम ए है, ये पॉइंट दे दिया बी, ये पॉइंट हो गया सी। अब इनमें हम तीन चीज़ों को देखेंगे। तीन चीज़ें क्या, यहाँ पे हमने भुजाएं देखी 1 2 3, यहाँ पे भी है भुजाएं 1 2 3, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, इन भुजाओं के नाम दिए जाते हैं। नाम क्या होता है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे भुजाओं के नाम कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं कि ये जो नीचे लाइन होगी, ये चीज़ जो नीचे वाली भुजा होगी उसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, बेस या फिर आधार, बेस कहेंगे या फिर आधार कहेंगे। अब ये जो लंबाई में जो लाइन होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, ए बी जो लाइन होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा लंब, लंब, या फिर इसको बोल देंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब ये जो है बीसी लाइन, इसको हम बात करें या तो आप कह सकते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण हिंदी का वर्ड है। अब उसके बाद या इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाता है हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे एक एंगल होता है, ये इस एंगल को आप अल्फा मान लीजिए, यहाँ पे भी एंगल होगा, कोई एंगल मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो जितनी भी चीज़ें हम देखेंगे त्रिकोणमिति में, हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज को कंसिडर करके करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को कंसिडर करके करेंगे। तो ये चीज़ आप क्या करोगे, आप हमेशा ध्यान रखोगे कि क्या होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ आप देख सकते हो, जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे पहले से ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हमने देख ली हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे एक थ्योरम है जो कि हम हमेशा अप्लाई करते हैं त्रिकोणमिति में। थ्योरम क्या है, थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इनका कहना यह है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो उसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण जो होगी वो क्या होगी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये ट्रायंगल है ऐसा, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि कर्ण की बात करें, मतलब हाइपोटेनस को हम h से डिनोट कर सकते हैं, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आप कह सकते हो बेस मतलब b का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर p का स्क्वायर आप कर सकते हो। यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो h इज इक्वल टू अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। यही है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो इस चीज़ को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होगी, कौन सा थ्योरम हमेशा के लिए अप्लाई होगा, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये जो आपके जो भुजाएं दी हुई हैं, बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो इनका जो है अब क्या किया, इसका अनुपात निकाला, दो दो करके उनका अनुपात निकाला। अनुपात निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको कुछ नाम से डिनोट किया। ठीक है, नाम से डिनोट किया। अगर हम बात करें साइन की, साइन नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पे, आप एक चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, अगर हम बात करें कि लंब और जो कर्ण है उसका रेशियो, जो पहला है इसका रेशियो l बाई के का रेशियो, l मतलब हो गया लंब, l बाई के का जो रेशियो होगा, या फिर a बाई के का रेशियो, a बाई के का रेशियो, या फिर l बाई a का रेशियो, l बाई a का रेशियो, अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो भुजाएं हैं, उनका इन्होंने रेशियो निकाला, उनको डिवाइड करके। तो जो डिवाइड करने पे इन्होंने कुछ कुछ नाम दिए, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किए, नाम दिए। तो l बाई के की अगर बात करें तो l मतलब हो गया लंब,
और के मतलब हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात आया वो किसके बराबर आया, वो आया साइन अल्फा के बराबर, साइन अल्फा के बराबर। ठीक है, वो किसके बराबर आया, साइन अल्फा के बराबर आया। ठीक है, और अगर बात करें कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, अगर आधार को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, कर्ण के साथ, तो इनका जो रेशियो आता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है कॉस अल्फा के बराबर आता है। इसी तरीके से अगर लंब और आधार का अगर हम डिवीजन करें, लंब और आधार का डिवीजन करें, तो इनका जो रेशियो आता है वो क्या आता है, इनका डिवीजन जो आता है वो आता है 10 अल्फा के बराबर। ठीक है, इनको अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ इस नाम से बताया गया, इसको साइन का नाम दे दिया गया, इसका कॉस का नाम दे दिया गया, इनको 10 का नाम दे दिया। अब अगर इसी चीज़ को हम उल्टा कर दें, लंब बटा कर्ण था तो वो आया साइन अल्फा के बराबर, वो आया साइन अल्फा के बराबर। अगर कर्ण बटा लंब करें तो क्या आएगा, अगर कर्ण बटा लंब करेंगे, यहाँ पे आप देखो कर्ण बटे में लंब करेंगे, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक अल्फा के बराबर। ठीक है, कोसेक अल्फा के बराबर। अब अगर कर्ण बटा आधार करेंगे, कर्ण बटा आधार, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक अल्फा के बराबर। अगर आधार बटा लंब करेंगे, आधार बटा लंब करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा के बराबर। ये सारे क्या करें, इन्होंने ये रेशियो निकाल के इनका डिवीजन करके ये सारा एक एक टर्म के एक एक नाम दे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, एक एक नाम दे दिया गया, ये चीज़ आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। साइन अल्फा का एक तरीके से देखा जाए तो उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक अल्फा हो जाएगा। 10 अल्फा का उल्टा कॉट अल्फा हो जाएगा। या फिर आप क्या कह सकते हो, कॉट अल्फा का उल्टा 10 अल्फा, सेक अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, और कोसेक अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या करनी है, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि इनका जो अनुपात है, इनको जो डिवाइड करके इन्होंने क्या किया है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, 10 अल्फा, सेक अल्फा, कॉट अल्फा और कोसेक अल्फा के नाम से इन्होंने बता दिया है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से डिवाइड करोगे तो ये चीज़ें आएंगी। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसको फिर भी बता देती हूँ। 10 अल्फा जो है वो किसके बराबर होगा, साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा, साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है कि साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा ये 10 अल्फा के कैसे बराबर हो गया, तो मैंने बताया था ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, LAL बाई KKA। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला होगा L बाई K, ये क्या हो गया L बाई K मतलब लंब बटा कर्ण। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब एक बात बताओ, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, ये लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, 10 अल्फा के बराबर होता है या नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, 10 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण हो जाएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार बटा कर्ण हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको करके देख सकते हो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 वैल्यू आएगी। कॉट अल्फा की वैल्यू 1 बाई 10 अल्फा, मैंने बताया था कि 10 कॉट एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका कॉस होगा और सेक होगा वो एक दूसरे के उल्टा होगा, और जो साइन होगा और कोसेक होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है वो है आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कहाँ से आया, आप देख सकते हो ये चीज़ कहाँ से आई है। अगर आप अंडर रूट को इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको इधर ले आओगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू 1 है ही। अगर आप इसको देखो तो इसके पहले हमने ये फॉर्मूला देखा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों का समेशन कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट आप देख सकते हो साइन अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा डिवाइड बाई √1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, और अगर नहीं समझ में आता है तो 10 अल्फा की वैल्यू आप क्या करो, रख दो वही ये चीज़ जो मैंने बताई थी, LAL बाई KKA, LAL बाई KKA। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो L बाई K क्या है, साइन की वैल्यू है,
a बाई के कॉस है, और ये जो है l बाई ए जो है वो क्या है, टेन है, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, a बाई एल कॉट हो जाएगा, k बाई ए जो होगा वो सेक हो जाएगा, k बाई एल क्या होगा वो कोसेक हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हो, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। इसी तरीके से कॉस अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये भी कहाँ से आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू 10 के टर्म्स में क्या होगी, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगी, और 10 अल्फा की वैल्यू साइन के टर्म में क्या होगी, साइन अल्फा डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, कुछ चीज़ें हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक, तो ये अभी कुछ चीज़ें हो गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इनके बिना आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक टेबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, उस टेबल में खास बात यह है कि यहाँ पे क्या किया गया है, इस टेबल में अल्फा की अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं। जैसे अल्फा की वैल्यू पहले हमने क्या ली, अल्फा की वैल्यू ले ली 0 डिग्री, फिर उसके बाद ले ली हमने 30 डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद ले ली 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अलग अलग वैल्यूज़ पे हमने अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यूज़ निकाली, और साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा, उसके बाद सेक, कोसेक, सबकी वैल्यूज़ हमने निकाली है। ठीक, तो ये टेबल क्या है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये टेबल क्या है। इसकी ट्रिक जो होगी याद करने की, मैं कोशिश करूँगी कि इसी ट्रिक ले आऊँ जिससे आपको क्या हो, समझने में बहुत आसान हो और आप भूलें नहीं कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो। ठीक, तो यहाँ पे एक बार आप फिर से देख लो, अल्फा की अलग अलग वैल्यूज़ रखी हैं, 0, 30, 45, 60, 90, ये सारी वैल्यूज़ रख के साइन की वैल्यू निकाली है। ठीक है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरीके से कॉस के लिए 0, 30, फिर उसके बाद कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, उसी के बाद टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, फिर कॉट के लिए, फिर सेक के लिए, फिर कोसेक के लिए, सबकी वैल्यूज़ निकाली हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे। डायरेक्ट आपको बोल देगा, क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइन 90 इंटू साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू कॉट 90, इसकी वैल्यू बताओ, या कुछ भी ऐसा कुछ, या कॉट 60 कर लो इसको, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन वैल्यूज़ को पहले दिमाग में रख लेना। ट्रिक की बात है तो ट्रिक मैं ज़रूर ले आऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स के ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस मैं लाती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।